Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all again on my YouTube channel Legal Judicium. आज हम दिल्ली एपीपी टेस्ट सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, हु इज नोन एज द ग्रीन जज ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस मरकंडे कड़जू, ऑप्शन सी जस्टिस कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी जस्टिस पी एन भगवती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस कुलदीप सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लीगल जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ग्रीन जज ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह को। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली एपीपी एग्जाम अपकमिंग है, एक एग्जाम कभी भी आ सकता है। इसकी वैकेंसी थोड़ी सी डिले है, बेशक वैकेंसी डिले, पर हमारी तैयारी ऑन टाइम होनी चाहिए। इस एग्जाम को टैकल कैसे करना है, क्योंकि जो एग्जाम दिल्ली एपीपी करवाने वाली है, जो ये क्वेश्चन फ्रेम करती है, ये थोड़े से जुडिशरी एग्जाम से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं, हम ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, उस वीडियो से हमें पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती आ रही है। तो इस टेस्ट सीरीज की खासियत बात क्या है, खूबसूरत बात क्या है, क्योंकि इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1 है। कॉन्स्टिट्यूशन 1 में भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। इस 10 क्वेश्चन में होता क्या है, इस 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस होते हैं। 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, 4 5 3 2 जितने भी पीवाईक्यू डिस्कस होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती आ रही है। हमें किसी भी पेपर को अप्रोच करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस वो संस्थान, वो अथॉरिटी पूछती है। तो हमारे केस में जो यूपीएससी एग्जाम कराएगी दिल्ली एपीपी का, जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करती आई है। साथ ही साथ हमें ये भी प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो क्यों ना हम दोनों को साथ करके चले। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम यही कर रहे हैं कि हम पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रहा हूँ और पीवाईक्यू जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सीबीआई पीपी 2025 में आया था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें कंसिडर करने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, जो किस रिगार्डिंग है, जो स्टेटमेंट किस रिगार्डिंग है, फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपको पता है किस आर्टिकल में दे रखा है। जो फंडामेंटल राइट टू रिसाइड है वो है आर्टिकल 19(1) ई में। तो आर्टिकल 19(1) ई के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है। हमें जानना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज गारंटेड ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली scheduled tribe। दूसरी स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज only by a law enacted by the parliament after the commencement of the constitution। तो जो हमारा आर्टिकल 19(1) ई में राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो इस फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें जानना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर और करेक्ट, कौन कौन सी ठीक है। क्या वो ऑप्शन 1 एंड 3 है, स्टेटमेंट 1 एंड 3 है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 ओनली, सिर्फ वही ठीक है, ऑप्शन 1। ऐसा क्यों? जिसने आर्टिकल 19 पढ़ा उसको पता है कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। देख लेते हैं हम आर्टिकल 19 को एक नज़र। इसका आंसर भी एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो उसमें एक राइट है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक राइट हमारे पास ये भी है, जो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। तो यस, ऑल सिटीजन्स।
तो ये जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, तो यहाँ पे हम ओनली लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो 1 है, स्टेटमेंट 1 ठीक हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है इस राइट के ऊपर, क्या वो सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल्ड ट्राइब के ग्राउंड पे लग सकता है? चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 19(5) बताता है, जो बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। ये क्या कहता है, नथिंग इन सब क्लॉजेस डी एंड ई, जो हमारा जो है कंसर्न ई है, कि ई क्लॉज में कुछ लिखे होने के बावजूद ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्या ये इफेक्ट नहीं करेगा? पहला, ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज, तो ये एग्जिस्टिंग लॉ को भी अनअफेक्टेड करेगा। कहने का मतलब, एग्जिस्टिंग लॉ पहले जान लेते हैं एग्जिस्टिंग लॉ होता क्या है। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब होता है कोई ऐसा लॉ जो संविधान के आने से पहले से ऑपरेशन में है। कहने का मतलब, दो तरीके के लॉ हो सकते हैं, एक प्रेजेंट लॉ, एक एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ वो लॉ होता है जो संविधान के कमेंसमेंट से, संविधान के आने से पहले चलते आ रहे हैं और अभी तक ऑपरेटिव है, अभी तक ऑपरेशन में, वो अभी तक वो डिक्लेयर नहीं करे गए हैं, इलीगल डिक्लेयर नहीं करे गए, वो अभी तक परिचालन में फंक्शनल है, तो वो एग्जिस्टिंग लॉ है। दूसरा, जो संविधान आने के बाद पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उसको लॉ बनाती है, उससे हम एक प्रेजेंट लॉ कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19(5) क्या कहता है कि रीजनेबल, ये आर्टिकल 19(5) बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। तो ये कह रहा है कि क्लॉज ए में जो राइट है हमारे पास, कौन सा राइट है, राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये राइट होने के बावजूद ये अफेक्ट नहीं करेगा। पहला, क्या अफेक्ट नहीं करेगा, द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, ये एग्जिस्टिंग लॉ के ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ चलता आ रहा है जो इस राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, तो वो लॉ चलता रहेगा जब तक कि वो किसी और आर्टिकल में वॉइड डिक्लेयर ना हो जाए। तो हमें पहले क्या समझ आया कि एग्जिस्टिंग लॉ के ग्राउंड पे भी एग्जिस्टिंग लॉ भी इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। ठीक है। दूसरा, और ये आर्टिकल क्लॉज 1E, ये स्टेट को भी प्रिवेंट नहीं करेगा कोई भी लॉ बनाने से जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे। तो मैं दो चीज समझ आई। क्या, पहले ये समझ आया कि क्लॉज ई में जो राइट टू डिसाइड एंड सेटल है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है दो तरीके से। पहला, किसी एग्जिस्टिंग लॉ के कारण। दूसरा, स्टेट में हमारे पास क्या क्या आता है, एक पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। हालांकि स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे रखी है, हम उसे पढ़ेंगे, पर अभी हम जान लेते हैं यहाँ पे स्टेट का मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ये आर्टिकल क्लॉज 19(1)(e) पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ला सकते हो कोई लॉ बना के। तो मैं क्या समझ आया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1)(e) में दो तरीके से लग सकती है। एक, पहला एग्जिस्टिंग लॉ से, दूसरा जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना दे। तो यह हमें याद रखना है। तो अब हमें देखना है, एक बार स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ओनली बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दो तरीके से लग सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पहला, एग्जिस्टिंग लॉ के कारण, जो हमने देखा कि एग्जिस्टिंग लॉ अगर चलता आ रहा है और ऑपरेटिव है और वो डिक्लेयर नहीं किया, तो उससे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। और दूसरा, जब कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ बना दे, तो न्यू लॉ से भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग लॉ से भी। तो हमें समझ आया स्टेटमेंट 3 गलत है, यहाँ पे ओनली नहीं आना चाहिए था। ये एग्जिस्टिंग लॉ से भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है और न्यू लॉ से भी। हम समझने वाले थे क्या स्टेटमेंट 2 गलत है या सही है। तो हम आगे का पढ़ते हैं। ये डायरेक्ट से क्वेश्चन आया, nothing in sub clauses D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law or prevent the state। तो हमें समझ आया कि दो तरीके से एग्जिस्टिंग लॉ से और न्यू लॉ से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, पर किस ग्राउंड पे, आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब।
तो दो लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी और एसटी के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस फंडामेंटल राइट पे इंपोज किया जा सकता है। पर हमारा स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए लगाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो ये दो सेगमेंट के लिए लगाया जा सकता है, एक एस्केड्यूल ट्राइब के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी। तो इसलिए सिर्फ ओनली एसटी यहाँ पे नहीं आना था। तो इसका आंसर इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 है। तो एक आर्टिकल में से कितनी सारी चीजें निकल के आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है which of the following cases held that an institution incorporated by an statute cannot claim to be a minority institution। ये कह रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो इनकॉर्पोरेटेड स्टैच्यूट की वजह से इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब किसी स्टैच्यूट में, किसी लॉ के प्रभाव में, किसी लॉ में उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। मतलब कहने का मतलब कोई संस्थान है ऐसी, कोई यूनिवर्सिटी है जो अस्तित्व में कैसे आई है, किसी लॉ में लिखा हुआ है कि इस लॉ की वजह से आई है, किसी स्टैच्यूट की वजह से आई है, तो वो कैन नॉट क्लेम टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोली गई है। क्या ये एसपी गुप्ता वाले केस में बोल रखी है, या फिर अजीज बादशाह में, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल, या नागराज वाले केस में? तो इसका आंसर है बी। ये बात अजीज बादशाह वाले केस में बोली है कि एक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टैच्यूट से इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकती। हमें केस का नाम याद रखना है, आंसर बी। पर हमारे पास जो क्लोज ऑप्शन बी है, ये अजीज बादशाह का केस है, ये केस ओवररूल हो चुका है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये केस ओवररूल हो चुका है। किस केस ने इसको ओवररूल कर दिया? इस केस ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल ने अजीज बादशाह को ओवररूल कर दिया। ओवररूल करने का क्या मतलब है? पहले क्या लॉ था अजीज बादशाह में? अजीज बादशाह में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी स्टैच्यूट की वजह से अस्तित्व में आई है, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का क्लेम नहीं कर सकती। पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि मेरे इनकॉर्पोरेशन की महज किसी स्टैच्यूट में इनकॉर्पोरेशन हुई है, सिर्फ इस बात से वो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का बेनिफिट लेने से उसे मना नहीं कर सकते। हमें बाकी चीज़ें भी देखनी होगी। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि ये बात कि कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकती अपने आप को अगर वो किसी स्टैच्यूट से इनकॉर्पोरेशन में आई है। तो दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि अजीज बादशाह को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफ़ा वर्सेस नरेश अग्रवाल केस ने ओवररूल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन हमारा PYQ है एक क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? एडवाइजरी ओपिनियन से। इसका आर्टिकल आपको पता है 143 है जो बात करता है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन ए क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइजरी ओपिनियन सिर्फ उस क्वेश्चन पे मांग सकता है, मांग सकती है जो ऑन क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब्जेक्ट मैटर को लिमिटेड बता रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, in a case the Supreme Court had decided a writ petition filed by the Union of India under Article 32 of the Constitution of India। तो ये कह रहा है कि एक बार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में जो फाइल करा गया था यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन, उसको ऑलरेडी डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, वन कैन नॉट, अब क्या, वन कैन नॉट फाइल अ रिट पिटीशन अगेन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार ऑलरेडी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिसाइड कर दिया, तो क्या दोबारा वो पिटीशन 226 में सुनी जा सकती है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग।
तो ये कह रहा है ऑप्शन सी कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रही है वो बाइंडिंग माना जाएगा। ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एंटायरली आइडेंटिकल, कि आर्टिकल 32 एंड 226 पूरा का पूरा आइडेंटिकल है। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक एक जानते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही है? इसके लिए मैं आर्टिकल 143 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 143 बात करता है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज अराइजन, या जो अराइज हो सकता है, जो इस तरीके का नेचर है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो सुप्रीम कोर्ट से उसका आंसर पूछ सकता है प्रेसिडेंट। तो क्या इसमें कहीं इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रखा है? आंसर इज नो। तो ये जो एडवाइस है वो किसी भी क्वेश्चन पे मांग सकता है प्रेसिडेंट, वो एडवाइस किसी भी क्वेश्चन पे मांग सकता है, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन बी, जहां पे एक ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, क्या उसे हाई कोर्ट सुन सकता है? ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन सी पे आता है, द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो एडवाइस देता है कोई भी इंसान, वो बाइंडिंग कभी हो नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी 143 में बाइंडिंग नहीं होती है। जजमेंट बाइंडिंग होती है, पर एडवाइस बाइंडिंग नहीं हो सकती है। आर्टिकल ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 32 और 226 एंटायरली आइडेंटिकल है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 32 और 226 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, ये लीगल राइट को भी एनफोर्स कर सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना? ऑप्शन बी, कि यस, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में कोई पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिसाइड कर दिया, तो 226 में नहीं जा सकता। वन कैन नॉट फाइल एट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226। तो इसका ऑप्शन बी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्लॉज विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये हमारे पास इंडेक्स है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो, फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे संविधान में चैप्टर्स है, एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जिसका नाम और आपको नंबर पता होना चाहिए। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कहाँ पे दे रखे हैं? पार्ट 5 चैप्टर 4 124 से 147। आप इसको कोशिश करें कि आपको उसको याद करें। तो हमारा 138 में दे रखा है एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन PYQ। Article 16 of the Constitution of India itself has fixed the maximum limit for reservation in matters related to employment to any office under the state in favor of। तो ये पूछ रहा है आर्टिकल 16 में किन को रिजर्वेशन दे रखा है, किन के बारे में बात हो रखी है कि जो मैक्सिमम लिमिट है उनकी रिजर्वेशन के ऊपर। क्या वो SC के ऊपर है, या ST के ऊपर है, या OBC है, या EWS है? तो इसका आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, डी। सिर्फ EWS के लिए 10% की कैप लगा रखी है। कहाँ पे? आर्टिकल 16(6) में। ठीक है। तो बाकी में ऐसा कुछ कैप नहीं लगा रखी, सिर्फ EWS के बारे में लगा रखी है। आपको पता ही आर्टिकल 16(6) कौन से अमेंडमेंट से आया? 210 अमेंडमेंट से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक दूसरा अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक वक्त को फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर ये किस अमेंडमेंट इसको डिलीट कर दिया? क्या 42nd अमेंडमेंट, या 44th, या 46th, या 48? तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट से ये हट गया है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19, ये F हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 19 क्लॉज 1F जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था वो कब हटा है? 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 अगेन PYQ, बहुत इजी क्वेश्चन है पर हमें ध्यान से समझना और पढ़ना है। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड, अगर किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसमें से कौन कौन से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कौन कौन से ठीक है? तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। तीनों ही होने चाहिए उसके पास। वो भारतीय नागरिक भी होना चाहिए, उसने अपनी उम्र 35 साल कंप्लीट कर भी लेनी चाहिए, और साथ ही साथ बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये चीज़ कहाँ लिख रखी है? तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ आर्टिकल 66 क्लॉज सी में लिख रखी है कि कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जब तक कि वो भारतीय नागरिक ना हो, उसने 35 साल पूरे करना लिए हो, साथ ही साथ वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, और आपको समझ आ रही है प्लीज़ शो योर अप्रिसिएशन इन द कमेंट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आगे की वीडियोज़ आपको आती रहे, समय से मिलती रहे। क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया राम गया राम अमेंडमेंट। जो एक अमेंडमेंट आया था हमारे संविधान में, उसे कहते हैं आया राम गया राम अमेंडमेंट। किस चीज़ से डील करता है? वो कब आया था? क्या वो 51 अमेंडमेंट है, 52nd है, 53rd है, या 54th अमेंडमेंट है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 52nd अमेंडमेंट, जो 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था, जिससे हमारे पास 10th शेड्यूल आया था, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं जिसे। तो हमारे पास ओरिजिनल शेड्यूल कितने थे, कोई बता सकता है? संविधान में हमारे ओरिजिनल शेड्यूल 8 हुआ करते थे, और प्रेजेंट कितने? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, PYQ CBI EPP 2025, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन हमें क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, कहने का मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन बताना। A title of the academic distinction can be conferred by the state on any person. Option B, no citizen of India shall accept any title from any foreign state. Option C, no person in India shall accept any present emoluments or office of any kind from any foreign state. The option D, no person who is not a citizen of India shall accept any title from any foreign state without consent of the President of India while holding any office of profit or trust under the state. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हम जानते हैं ऑप्शन सी क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि हमें बेरेट कैसे पढ़नी चाहिए और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए भूल के हम आर्टिकल 18 पढ़ते हैं। आर्टिकल 18 बात करता है, इसमें 4 क्लॉजेस हैं, हर क्लॉज को ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है। आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या बात करता है क्लॉज 1? नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक रिस्ट्रिक्शन। कोई भी टाइटल मिलिट्री और एकेडमी को छोड़कर कन्फर्ड किए जाएंगे बाय द स्टेट। तो स्टेट द्वारा कोई भी टाइटल किसी भी व्यक्ति को कन्फर्ड नहीं किया जाएगा सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर। तो आसान भाषा में कोई भी टाइटल स्टेट किसी व्यक्ति पे कन्फर्ड नहीं करेगा मिलिट्री और एकेडमिक रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर। ठीक है, क्लॉज 1। आगे ये हो गया हमारा क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी भारतीय नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो कोई भी भारतीय नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से। ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 क्लॉज 3, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति, इसको ध्यान से समझना, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, तो क्या नहीं करेगा जब तक कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट
को उसने होल्ड कर रखा है। सिचुएशन को समझो पहले कि ये किस पे बात कर रहा है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्लोज किस पे लग रहा है, जो फॉरेनर है, फॉरेनर पे लग रहा है। कोई ऐसा फॉरेनर है वो क्या नहीं करेगा जब तक वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो इंडियन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से, जब तक कि वो कंसेंट ना ले ले प्रेसिडेंट का, हमारे प्रेसिडेंट साहब का या मैम का, जब तक कि वो कंसेंट ना ले ले, जब तक कि वो कंसेंट ना ले ले, जो फॉरेनर कहीं बाहर देश का हमारे देश में आके यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिस में होल्ड कर रहा है, तो बाहर से कोई टाइटल नहीं ले सकता अपने फॉरेन गवर्नमेंट से, जब तक कि यहाँ के प्रेसिडेंट से वो परमिशन ना ले ले। क्लॉज 4 क्या कह रहा है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कोई भी व्यक्ति है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी व्यक्ति, पर्सन का क्या मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति, सिटीजन, नॉन सिटीजन, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, हमारे भारत में कोई भी सरकारी जॉब में है, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो नॉट, वो किसी भी कोई भी प्रेजेंट इमोलमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉरेन स्टेट से क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी प्रेजेंट इमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी अंडर एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी बाहर के देश से कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में भारतीय जॉब में है, सरकारी जॉब में है, वो क्या नहीं करेगा, वो किसी भी फॉरेन स्टेट से प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता सिवाय कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, वो इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके पास, तो वो जनरली कोई भी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट और बाहर के देश से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता है, जो प्रेसिडेंट से वो परमिशन ले ले। अब चलते हैं हम दोबारा में स्टेटमेंट की तरफ, हमें जानना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, a title of academic distinction can be conferred by the state on any person। तो हमें समझ आया कि स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दो एक्सेप्शन थे हमारे पास, मिलिट्री और एकेडमिक, तो एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन किसी पे टाइटल दिया जा सकता है, चलो ठीक है। ऑप्शन बी, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि कोई भी सिटीजन है बाहर का, इंडिया का जो भी नागरिक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल किसी बाहर के देश से। यही चीज़ तो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिख रखा है कि हाँ, कोई भी भारत का नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल बाहर के देश से। तो ऑप्शन 2 भी ठीक हो गया। हम ऑप्शन सी से पढ़ने से पहले ऑप्शन 4 देख लेते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state without consent of the president of India while holding any office of profit or trust under the state। तो ये भी हमारा मिल गया हमें क्लॉज 3 में कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यहाँ पे भी भारत का नागरिक नहीं है, तो बाहर के देश से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्टेटमेंट 3 है वो क्यों गलत है, ये स्टेटमेंट अधूरा है, इसमें एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लग गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसेंट की बात है कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ आप टाइटल ले सकते हो, पर यहाँ पे साफ मना कर दिया, नो पर्सन इन इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया, इवन विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट आप इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट ले ही नहीं सकते। पर क्लॉज 4 में क्या क्या रखा है कि आप जो प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ले सकते, पर अगर आप कंसेंट ले लो प्रेसिडेंट की, तो आप इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। पर इस ऑप्शन सी में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा दिया, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। तो कितना माइन्यूट क्वेश्चन था, कितना सटल डिफरेंस था। तो ये आज हमारी वीडियो थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर। मिलते हैं दोबारा एक नई उम्मीद के साथ, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको दिल्ली एपीपी प्रिपरेशन के लिए मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ms17111111@gmail.com।
तो ये हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।